निगाहों से देख रहे हैं कि आज बहुजन किस स्थिति में है। हम कोई बहुत बड़ा आपके सामने ऐसा रिजोल्यूशन या ऐसा संघ फूंकने की कोशिश में तो है, लेकिन उसे प्रारूप उतारने की तत्कालीन सोच में हम नहीं। इसलिए आप लोगों का तहे दिल से नहीं, मानसिक तौर पर, दिमाग के तौर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपके अंदर ये जो मेरे अंदर की सोच जो हम लोगों के ग्रुप में अपने आप में पैदा हुई, किस तरह से उसे प्रैक्टिकल रूप में लाया जा सके और यहाँ तक आने के पीछे क्या सोच रही है और क्यों अफसोस इस बात का नहीं है कि ये हॉल भरा क्यों। हमें क्योंकि इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं है, सामाजिक सोच है और सामाजिक सोच में अगर आप इतने लोग आए हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये लोग मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ये ज़्यादा समझदार और ये कुछ कर सकते हैं। साथियों, बहुत दिनों से हम आंदोलन की बातें जब से होश संभाला है तब से हम आंदोलन से जुड़े, कभी आरक्षण को लेके, कभी नौकरियों को लेकर के, कभी समाज को लेकर के, कहीं अत्याचारों को लेकर, हर चीज को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहे। तो आखिर में ये इतने दिनों का, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का अभी तक का एक निचोड़ जो निकला वो ये था कि जब तक बहुजन कही जाने वाली जातियाँ जिन्हें हम आपस में अछूत कहते हैं वो एकजुट नहीं होंगी, तब तक आप अपनी आइडेंटिटी या अपनी सुरक्षा नहीं पा सकते। संविधान आपको मिला, उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र में ये भी मान के चलिए, या हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र एक भेड़ तंत्र होता है। जिस तरफ को ज्यादा लोग चले गए, और ये भी हम आपको बता दें, भीड़ें ही एकदम गुट में एक तरफ को जाती हैं और जो स्वयं अपना वजूद रखते हैं वो इधर उधर जाने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं। तो जो बहुजन हमारा समाज है ये अज्ञान, शिक्षा इसमें नहीं है इसलिए अज्ञानी है, और अज्ञान व्यक्ति को बहुत छोटी छोटी बातों से भ्रमित किया जा सकता है, और वही भ्रम हम लोगों के बीच में समय समय रहते में पैदा होता रहा है। तो हमने एक प्रयत्न किया, कठेरिया साहब के, कमल किशोर कठेरिया जी, मैं, अरुण मांझी जी और संजय कनौजिया जी एक दिन में ऐसे ही बैठे चाय पीते हुए कि नहीं यार, समाज को जोड़ने का कुछ प्रयत्न किया जाए। भाषण हम लोग बहुत देते हैं और ये बात सच है, संपूर्ण सामाजिक क्रांति एक सोच है और इसके ऊपर भाषण होंगे, इसमें आप कर कुछ नहीं सकते हो, ये सोच है। और इस सोच के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो हमने ये सोचा कि बहुजन भाईचारा मैत्री मिशन होना चाहिए, कि बहुजन लोग कैसे भाईचारे से जुड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए। बस इतना सा एक सवाल है जो आपके दिमाग के अंदर भी आना चाहिए कि हाँ यार, इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाए। मैं चिकित्सक हूँ इसलिए मैं चिकित्सा के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें मानसिक तौर पर, माननीय कांशीराम ने भी जो एक छोटा छोटा बीजारोपण किया था, बस वही बीजारोपण की बात, एक नया कॉन्सेप्ट कि हम लोगों के बीच में अध्यक्ष और मंच पर जितने लोग बैठेंगे वो उनके अध्यक्षता और उनके सम्मान और उनके गौरव में आप लोग इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे, तालियां बजाएंगे। ये चीज बिल्कुल भी न सोच है न इसको हमें स्थापित करना है। यहाँ जो भी बैठा है, बिल्कुल चाहे आखिरी में व्यक्ति बैठा है चाहे आगे बैठा व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने वजूद के साथ में मुख्य अतिथि है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपना इतना उसे मजबूत होना चाहिए। जब आपका अपना व्यक्तित्व और आप स्वयं अपने आप में मजबूत होंगे तो 10 लोगों को ललकार के ये कह सकते हैं कि मैं हूं और मेरे से बहस कर। तो यहां जितने लोग आए हुए हैं, संख्या में 50 के करीब होंगे, अगर 50 सैनिक इस जगह से
समाज को जोड़ने के लिए संकल्पित होकर के निकल जाते हैं, इससे बड़ा आंदोलन और कोई हो नहीं सकता है। आज हम इस बात के बीजारोपण की तरफ को जा रहे हैं कि किस तरह से ये टूक रोटी शब्द क्या है। अगर कोई भाई शब्दों को बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम यहाँ खुल के अपने समाज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भंगी कम्युनिटी का है, चमार उसके हाथ की रोटी नहीं खाता है। ये कोई अतिशयोक्ति और ये कोई झूठ और ये कोई ताली पिटवाने के लिए कोई बात नहीं, ये सच्चाई है जो हम लोगों के घरों में है। तो भंगी अपने हाथ से टूक तोड़ के तो अछूत तो बन गया, वो टुकड़ा भी, उसमें इतनी शक्ति है। देखिए हम लोगों में कितनी शक्ति है, भगवान भी हम लोगों के पैरों तले है। ये बात हमको चौराहे पर कहना चाहिए। एक भंगी का लड़का रोटी के टुकड़े को अगर छू लेता है, वो तत्काल पूरी रोटी भंगीमय हो जाती है। मटके को अगर छू ले तो मटका भंगीमय हो जाता है। उसकी इतनी एनर्जी है कि वो पूरा का पूरा एकदम मैग्नेटिक और सांस्कृतिक तौर पर बदल जाता है। जिस समाज के लोगों में इतनी शक्ति हो, बस वो समाज ये जानता नहीं कि तुम्हारी शक्ति से अगर तुम भगवान के पत्थर को छू लोगे, वो पत्थर की औकात बदल जाती है। उसकी ये औकात नहीं रहती वो तुम्हारे एनर्जी को डाइजेस्ट कर पाए। इस अछूतवादी सोच में, ये कड़वाहट के साथ में इसलिए कह रहा हूं, दिमाग खुलने चाहिए, छुप के बात नहीं की जानी चाहिए। तो वो उस टुकड़े को जब छुएगा रोटी के, वो तो रोटी उसके मैग्नेटिक फील्ड से, उसकी एनर्जी से वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो अछूत हो जाएगी। तुम उसे पचा नहीं सकते। कौन नहीं पचा सकता? जो उसमें अछूतपन देखता है। तो जहां तक है बहुजन के अछूत कही जाने वाली जातियां, वो तो कम से कम पचा सकती हैं, क्योंकि उनके छूने से भी वो अपवित्र हो जाती है। तो जो अछूत हैं वो आपस में रोटी खाना, एक दूसरे की छुई हुई। क्योंकि अगर हमने ये गिलास का पानी ब्राह्मण को दिया, वो ब्राह्मण अगर इसे पचा बैठा, अभी ब्राह्मण पचा नहीं पाता, क्षत्रिय नहीं पचा पाता है, वैश्य नहीं पचा पाता है। लोग ये कह सकते हैं कि तुम उनके प्रति घृणा पैदा करो। भैया हम उनके प्रति घृणा नहीं पैदा कर रहे, हम अपने स्वाभिमान को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इनमें और तुम में कोई भी ऊंच नीच नहीं है, बराबरी की लड़ाई हमें लड़नी है। और उसके लिए आज वो बीजारोपण किया जाना चाहिए इस समाज के उन 50 लोगों के बीच में जो ये संकल्प लें कि हम इस पौधे को समाज के हर गली में, हर कूचे में, हर बस्ती में इस बात के लिए दरख्त बना देंगे इसे, और समाज के हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ में गलबैया करते हुए पाएंगे। जिस दिन आपकी रोटी एक हो जाएगी, आपकी रोटी में विश्वास हो जाएगा, फिर आपकी सोच भी एक हो जाएगी। जब आपकी रोटी एक होगी तो फिर आप अपने आप में देखेंगे कि भाई बेटी मेरे किसको देनी है। उन्हें इतने तो बैठे हुए हैं, किसी का बेटा किसी की बेटी, आपस में हमें एक दूसरे से रिश्ते नाते की बात करेंगे। कहीं ना कहीं से इसे शुरू किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं से इसे वैचारिक तौर पर शुरू किया जाना चाहिए। देश घृणा के उस ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और दुश्मनों ने हथियारों का ऐसा जखीरा अपने पास इकट्ठा कर रखा है कि आप उस जखीरे से तभी लड़ सकते हो जब आप ऑर्गेनाइज हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं। और आपके यूनाइट होने के लिए पहली जरूरत है विश्वास। और विश्वास किस चीज का? कि तुम मुझे जहर नहीं दोगे, तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। और इसको रोकने के लिए पहली चीज है वो है हमें खान पान एक दूसरे के साथ में करना चाहिए। अगर ये बात, अगर ये सोच आप लोगों को अच्छी लगती है
तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम इसका जो बीजारोपण कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा मकसद है अपने समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए आज बीजारोपण हो रहा है। किस चीज का? कि हम एक दूसरे के हाथ से अपना खाना खाएंगे, अपने भाई के साथ में खाएंगे। और जब ये चीज बार बार आती है कि टूक रोटी क्या है, हिंदी का एक बहुत अच्छा शब्द है, रोटी, एक रोटी बन जाती है। टूक मतलब एक रोटी में से टुकड़ा जो तोड़ा जाता है वो टूक रोटी है। मतलब हम शेयर करके खाएंगे, एक दूसरे के साथ में बांटते हुए खाएंगे। यहां हमारे दिल्ली में जहां जो भी जातियां, मैं इसमें कोई क्लेम ये नहीं कर रहा कि हमने यहाँ पूरे लोगों को, यहाँ है चमार है, जाटव है, खटीक है, रेगड़ है, धोबी है, धानक है, कोरी है, बलाई है, नट है, एड़िया है और बहुत सी और भी जातियां हैं, जैसे महार है, आपका बैरवा है। इस तरह की जितनी भी जातियां हैं वो सब अपने आप में आगे आए, उनके अंदर ये चीज पहुंचाई जाए कि राजनीतिक लड़ाई हमें नहीं लड़नी। राजनीतिक एकता कभी आती नहीं है राजनीति में। वो तो स्वतः आपको पता है कि फूट डालो, राज करो, राजनीति का ये सिद्धांत है। भाई ज्यादा से ज्यादा विभेद हो गए तो उसमें कम लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और वो सत्ता में आकर के अपनी पहचान बना लेंगे। लेकिन समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक क्रांति की बात करने के लिए आपको थोड़ा सा उससे हटना पड़ेगा और उस हटने के साथ में ये विश्वास अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मैं अगर एक को जोड़ता हूं तो अपने जीवन में 100% काम करता हूं। हमें इस समाज के अंदर बैठी हुई उस कमियों को बहुत ही चतुराई के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था से है और व्यवस्था का संचालक कौन है? व्यवस्था का संचालक है ब्राह्मण। आज ब्राह्मणों के पास में कितनी चतुराई के साथ उन्होंने आरएसएस एक संगठन बनाया और उस आरएसएस संगठन ने, ऐसा नहीं है मैं कोई ये बहुत बड़ी विद्वता की बातें बता रहा हूं, सिर्फ उसके लैकुनास को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आरएसएस के नाम से, हिंदुत्व के नाम से पूरे देश के हिंदुओं को ऑर्गेनाइज किया, आपस में एक दूसरे को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना, जाति का जहर घोलना, ये सब चीजें उन्होंने बड़ी चतुराई से करते रहे। और अपने लड़कों से क्या कहा उन्होंने? अपने बच्चों से उन्होंने कहा पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो। और आज उसका परिणाम क्या निकल रहा है? 3% ब्राह्मण 63% नौकरियों पर अपना कब्जा किए हुए। 3% ब्राह्मण लगभग 63% नौकरियों पर कब्जा किए हुए हैं। अब सवाल उठता है, आजकल ब्राह्मण यूनिट कम्युनिटी अपने आप को तैयार कर रही है, हम आरक्षण का विरोध करेंगे। हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। क्यों? हम तो दबे कुचले अशिक्षित अज्ञानी लोग पेट की भूख मिटाने के लिए जिंदगी भर लड़ते हैं। तुम जब तक हमारे गाल में तमाचा नहीं मारोगे तब तक हमें भी होश नहीं आता है कि ये दुश्मन हमारे लिए क्या कर रहा है। आरएसएस जैसा संगठन हिंदुओं के नाम से ओबीसी को खूब मरवाता है, कटवाता है राम मंदिर बनाने में। आप देख लीजिए आरएसएस की भूमिका क्या है। लेकिन अब आप लोगों के बीच में एक सवाल है, मिटा दो इस आरक्षण को। तुमने जहां पर आरक्षण नहीं है, जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है, वो है हमारी जुडिशरी। आप हमें ये बताइए 70 साल में भारत की जुडिशरी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी को कितना परसेंटेज आपने दिया है? कितना उनको प्रतिनिधित्व दिया है? अगर नहीं दिया है तो इसे हम अपना मापदंड माने भारत की सफलता और असफलता और संविधान की।
इसीलिए टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए। अब उसकी तैयारी कब हो? जब तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा। अभी तक निवाला जो छीना जाता था उसका तरीका था डंडे से, अज्ञानता से, आपस में लड़ा के, जिसका अच्छा उदाहरण यहां जितने भी बैठे हैं मेरी उम्र के लोग सबने देखा होगा। जब शुरू कास्ट के लोगों को नौकरी मिल रही थी तो ओबीसी के लोगों को कहा जाता था कि तुम्हारा सब कुछ ये लोग खा रहे हैं। और जब मंडल कमीशन आया, जो सड़कों पे आपने देखा हिंदुत्व का नंगनाच, गरीबों के साथ विचार, न्यूज़पेपर किस तरह से भरे रहते थे एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ में, न हम व्यापार करेंगे, न उनके मरीजों को देखेंगे, न उनके साथ में किसी भी तरह का आर्थिक विकास होने देंगे, और न शिक्षा के संस्थानों में उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उन्हें पढ़ाएंगे। रिजल्ट इसका क्या निकला? हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से नस्तनाबूद करके रख दी। और इस न्यायपालिका ने, भारत की बेईमान न्यायपालिका ने एक बार भी इस बात के लिए संज्ञान नहीं लिया कि अगर देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम न्यायपालिका में नहीं दे पा रहे, इसका कारण क्या है? हमें यह प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे अपने में कि भारत की न्यायपालिका, सीजेआई, जो चेयरपर्सन ऑफ आपका कॉलेजियम है, वो बताएं कि क्यों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। आज इस देश में बहुत नारे लगाए जाते हैं, इतिहास दोहराया जाता है। एक चीज इतिहास की जो आप लोगों में बहुत सौ को नहीं पता होगी, कभी आपने राव तुलाराम का नाम सुना है? उनके नाम से एक रोड बनी हुई है एयरपोर्ट को जाते हैं। राव तुलाराम, जिन्होंने भारत की सरकार आजादी से बहुत पहले सरकार बना ली थी और वो राष्ट्रपति थे। वो एक मुस्लिम जिनका नाम हिदायतुल्लाह या इस तरह का कोई नाम है, वो प्रधानमंत्री थे और अफगानिस्तान से भारत की सरकार चला रहे थे। इतिहास में हम लोगों को कहीं नहीं बताया जाता कि राव तुलाराम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं तो एक अकस्मात एक विद्वान से किसी से मिल बैठा, उन्होंने बताया कि इस तरह से ये रहा है, राव तुलाराम राष्ट्रपति रहे हैं, आजादी से पहले अंग्रेजों से वो लड़े हैं। ऐसे ही जब हम देते हैं रानी झांसी की कहानी, उसको अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब कहेंगे अरे यार इस देश का इतना झूठा इतिहास लिखा जाता है और आज वही प्रयत्न किया जा रहा है। तो साथियों, मैं अपेक्षा इससे कि अपने सब्जेक्ट से उधर को जाऊं, मैं सिर्फ इशारे में इस बात को बता रहा हूं। और यह प्रश्न यहां से जाना चाहिए, क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में इन वर्गों के लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बताए इसको। जहां आरक्षण नहीं है, आरक्षण जहां है वहां देते नहीं हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है उसमें जो भी करता है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में गलवैया। सरकार ने एक बिल लाए कॉलेजियम के अगेंस्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल किया। आप संशोधित करके दोबारा क्यों नहीं रखा आपने? क्योंकि सरकार की नीयत भी आपको कुछ देने की नहीं है। वहां भी एक गला मिला हुआ है कि चलो मिल जाए, हम तुम दोनों गले करेंगे इस देश का भला, तुम भी नहीं और हम भी नहीं, और देश कभी देश बन ही नहीं सकता। ये मैं बड़े बेझिझक इस बात को कहता हूं, ये सवाल के साथ कहता हूं, ये देश कभी देश बन ही नहीं सकता है जब तक जहां पे ब्राह्मणिज्म जिंदा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है।
वो भारत को कभी भारत बनने नहीं देगा। वो हर समय SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, छूत अछूत, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आपस में लड़ाने का प्रयत्न करता है। उसके लिए उसका एक इंस्ट्रूमेंट है RSS, जो ब्राह्मण से कहता है तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ सत्ता में अपने आप को काबिज रखने का प्रयत्न करो और इन बेवकूफों को हम आपस में लड़वाते रहेंगे। तो साथियों, ये बहुत मेरी सोच से आज का ये बीजारोपण है, ये देश को नई दिशा देने के लिए होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से आए हुए उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जो इस लड़ाई में तन मन धन से अपने आप को समर्पित करेंगे। और आपका न तन चाहिए न धन चाहिए, आप अपने मन से इस बात को सोचिए कि मुझे इस आंदोलन में या इस सोच में अपने समाज को ऑर्गेनाइज करने और एकजुट करने के लिए क्या ये रास्ता जो बताया जा रहा है, हमको इसके पायनियर नहीं है। कमल कठारिया साहब, मैं, अरुण माझी जी, संजय कनौजिया जी, हमको इसके मुख्य व्यक्ति नहीं है। हम सिर्फ आज की सभा में आप लोगों के बीच समाज की ईमानदारी से सच्चाई बताने के लिए और समाज राजनीति से हटके अपने विकास के लिए कुछ सोचे तो, क्योंकि समाज सिर्फ राजनीतिक एकता, राजनीति को करने के लिए अपने आप में प्रयत्न करता है। तो साथियों, मैंने सिर्फ आपके अंदर जो भी अपनी बातें हैं, इसलिए कड़वेपन से ही सही आपको ये एहसास दिलाने के लिए की गई है कि हमारी कमी, हमारे चुप या हमारी बुज़दिली हमारे समाज और हमारे संविधान दोनों के लिए घातक है। और हमें अपने देश से अगर प्यार है तो अब इस लड़ाई को अपने तरीके से, किसी दूसरे के द्वारा बताए हुए रास्ते से नहीं, अपने तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ने का प्रयत्न करेंगे।